10 गिनने पर आप अपनी आंखें खोलेंगे, फिर हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। 1, सृष्टि बेटा आंखें बंद कर लीजिए, सेटिंग चल रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आंखें खोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है वंश वर्मा से। वंश वर्मा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। वंश वर्मा, अच्छा आप मुझे ये बताना कि दादी माँ पाठ की शुरुआत में लेखक ने अपने बारे में क्या बताया है? वो बताना क्या चाह रहा है उससे आपको क्या सीखना है? बेटा म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। बेटा वंश, आप ही के घर में से आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए कि आसपास बातें ना करें। हाँ जी वंश। वंश, पाठ पढ़ा है आपने? यस मैम। तो बेटा आपको क्या समझ आया, जरा मुझे वो समझा दीजिए, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। कि जो लेखक थे वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, हाँ हाँ, आगे। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। चलिए हर्षित गुप्ता आप बताइए। हर्षित गुप्ता बेटा इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? हाँ मैम, हाँ बोलिए लेखक बेटा। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे और वो गर्मियों की छुट्टियों में उनसे मिलने जाते थे। एक ठीक है, उनकी, और जब वो कहानी स्टार्ट करते हैं तब वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ की डेथ हो चुकी है। तो उनके जो दोस्त हैं वो उनको जब गर्मियों की छुट्टी के बारे में समाचार देते हैं तो उसी के साथ उन्हीं के पीठ पीछे उनकी बुराई भी करते हैं। अच्छा यही और रुकना मैम, हर्षित, हर्षित हर्षित यही रुकना, यही रुकना। अब ध्यान से सुनिएगा सब। इसने ये बात बताई हर्षित गुप्ता ने कि जो दादी माँ पाठ है उसकी शुरुआत हुई लेखक के मजाक बनाने से। आया ना? क्यों लेखक का मजाक बनाया जाता था? इस किस लिए बनाया जाता था? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते थे हर्षित गुप्ता? घबरा जाते थे, घबरा जाते थे। ठीक है, अगर इसी गद्यांश को किसी भी बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, क्या वो अपनी बातों से इसे जोड़ पाएगा? अब ध्यान से सुनना, ओटीबीए होता क्या है? ठीक है, आप एक जगह लिख भी लेंगे इसे बोला क्या जाता है। हिंदी में आप सब लिख लीजिए, ओटीबीए को बोला क्या जाता है। आप लिखिए मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन। मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन। मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन। अब मैंने बात करी है मुक्त, मुक्त का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। पाठ आधारित मूल्यांकन, मूल्यांकन का बात क्या है? किस चीज की जांच पड़ताल करना। अब मैंने पहला गद्यांश लिया, मैंने जांच पड़ताल की, क्या लेखक के बारे में कहा गया है? क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में घबरा जाता था, और घबराहट में उसे किसकी याद आती थी? अपनी दादी माँ की। वो जानता था कि मेरे पीठ पीछे मेरी क्या की जाती है? बुराइयां की जाती है, और सामने रहकर मेरी अच्छाइयों से मुझे जीता जाता है। तो यहाँ लेखक ने अपने व्यवहार के बारे में क्या किया है? बताया। हाँ या ना? सबसे पहला गुरु मंत्र क्या है पाठ का? आप मैथ्स में साइंस में गुरु मंत्र करते हो, वैसे हिंदी में भी क्या है सबसे महत्वपूर्ण मूल्य बात क्या की गई है यहाँ पर? कि लेखक ने अपने व्यवहार का वर्णन किया है। पहले ही गद्यांश में लेखक ने अपने व्यवहार का वर्णन किया है। क्या आपका भी ऐसा कोई व्यवहार है जिसकी वजह से आपका मजाक बनाया जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? ओपन बुक टेस्ट कहा जाता है। क्या मैं अपनी चीजों को पढ़ते वक्त अपने जीवन से उसे संबंध करके देख रही हूं या देख रहा हूं? या ऐसी कोई घटना मेरे आसपास हो रही है जिससे मैं उसे रिलेट कर सकता हूं या जोड़ सकता हूं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है मेरा हर्षित गुप्ता से नहीं है। हर्षित गुप्ता वेल डन बेटा जी। ठीक है, अब है मेरा शुभम गुप्ता से प्रश्न। शुभम, शुभम यस मैम। अब मुझे ये बताना, क्या दादी माँ पाठ में कोई सामाजिक मुद्दा उठाया गया है? दादी माँ पाठ में
कोई भी सामाजिक मुद्दा उठाया गया है? बताइए जल्दी से, क्या कोई समाज से संबंधित मुद्दा उठाया गया है? किसको आता है? चलो अभी ये शुभम आप बता पाओगे बेटे? नहीं आ रहा, कोशिश करो, किसको आता है जरा मुझे बताइए, तभी आपको समझ आएगा कि ओपन बुक होता क्या है। हाँ, मैंने ये बोला कि क्या दादी माँ पाठ में कोई सामाजिक मुद्दा उठाया गया है? अनन्या बंसल बेटा बताइए। हाँ, दादी माँ और पाठ अक्षय में चौहान ये इसके बाद सामाजिक बताएंगे। मुद्दा हाँ उठाया बोलिए। गया है हाँ जी। कि जो भी बड़े जमींदार या फिर बहुत अमीर लोग होते हैं, हाँ जी। वो किसी को यदि उधार देते हैं तो उसके लिए उसे बार बार परेशान करते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये सामाजिक मुद्दा ही तो है, जब हम किसी से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है, और उधार को क्या है, समय रहते चुका नहीं पाते हैं, तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो उधार हमारे माँ बाप ने क्यों ना लिया हो, या फिर क्या है हमारे परिवार में से किसी ने लिया, ठीक है, जो हमसे संबंधित है, तो परेशानी तो पूरे परिवार को क्या है, भुगतनी पड़ती है। और कौन सा सामाजिक मुद्दा उठाया गया है यहाँ पर? क्या दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ को परेशान किया जा रहा था? दिशिता, दिशिता। मैम दादाजी की मृत्यु के बाद दादाजी के दोस्त दादी जी को परेशान करते थे। हाँ, क्यों परेशान करते थे? ऐसा क्या कारण था? दादी माँ तो कुछ भी नहीं कहती थी, फिर क्यों परेशान किया जा रहा था? मैम क्योंकि दादाजी की मृत्यु, हाँ बोलिए मैम क्योंकि दादाजी की मृत्यु के बाद उनके मैम बेटा एक एक करके, बेटा उसकी आवाज नहीं आ रही है। मैम कैन आई टेल मैम। हाँ बेटा, वन बाय वन, ठीक है। जो प्लीज बोल रहे हो अपना नाम मुझे बताइए, वो बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ताशवी। ताशवी बोलिए बेटा जी, कोई बात नहीं, आप बोलिए। चलिए, उसकी आवाज नहीं आ रही। मैम दादाजी के दोस्तों को इसलिए परेशान करते थे क्योंकि जब दादाजी जिंदा थे तो उन्होंने उनसे बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है। और मैम उनके मरने के बाद दादी माँ के पास पैसे नहीं थे जो वो उनका कर्जा चुका पाए, तो इसलिए दादाजी के दोस्त उनको बहुत परेशान करते थे। बहुत अच्छी बात। अब एक और चीज है, अगर मैं कहूँ कि पहले तो जब दादाजी थे, सब दादी माँ को भी और उनके परिवार को पूछा करते थे, परंतु जब उनकी स्थिति खराब हुई तो वही मित्र जो उनका साथ देते थे पैसे होने में, अब पैसे हैं नहीं, अब साथ देते ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है? हाँ अक्षय बोलिए। मैम उसका मतलब ये है कि हाँ एक मिनट बेटा सुन लो, एक एक करके। दादाजी के पास पैसे थे जब वो लोग जब उनकी मित्रों के साथ रहते थे, जब उनके मित्रों के साथ रहते थे, और जब उनके पैसे नहीं रहे तो क्योंकि कारण ये है कि मैम हमारा कारण है मैम, जब उनके पैसे नहीं थे तो मैम कोई भी पैसे नहीं थे कोई भी उनसे बात। रहीम का दोहा है जिसका यही भावार्थ है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने वो दोहा दिया और आपसे कहा कि इसे अपने पाठ से क्या है संबंधित करते हुए मुझे बताइए, उसका वर्णन कीजिए। यही तो ओपन बुक टेस्ट है। अब समझ आया क्या चीज है? रहीम के दोहे में ये बताया गया है, जब आपके पास ना पैसे होते हैं ना, तो आपके आसपास सारे मित्र आ जाते हैं, आपको घेर लेते हैं और सगे संबंधी बन जाते हैं। पर जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप अपनी स्थिति में खोए हुए होते हो या आप कठिन स्थिति में होते हो, तो वही मित्र क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यही मुद्दा तो दादी माँ पाठ में भी उठाया गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, जब मैंने दादी माँ पाठ पढ़ा था तो मुझे रहीम के दोहे पढ़ते पढ़ते याद आ गया, अरे ये बात तो हमने दादी माँ पाठ में भी पढ़ी थी, ठीक है। जब दादी माँ के बच्चों ने कर्ज लिया तो वो तो बात अलग थी, पर दादी माँ ने तो ये भी वर्णन किया था, जब मृत्यु हो गई दादा की, तब भी तो मित्र क्या कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, पीठ पीछे क्या कर रहे थे, छुरी घोंप रहे थे, ठीक है। एक कुकुरमुत्ते के समान थे, एक शब्द इस्तेमाल किया गया था। मैं यहाँ पर प्रश्न उठा सकती हूँ, कुकुरमुत्ते से तात्पर्य क्या है, पाठ के आधार पर मुझे समझाइए। तो जिस बच्चे ने उसको ठीक ढंग से पढ़ा होगा वही तो बता पाएगा।
बात समझ आई क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान पेपर है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं एक एक चीजों को उठाऊंगी आप लोगों के सामने, आपको लगता है उसको लिखना है आप लिखिए उसको, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगी ईआरपी में, पर आपको अभी लिखना भी है साथ साथ में महत्वपूर्ण चीजों को, ठीक है। दादी माँ के जैसे ही आप लोगों का क्या है, कठपुतली की कविता भी। अब स्वालंबिता शब्द से क्या तात्पर्य है? कौन बता सकता है कि स्वालंबिता होता क्या है? स्वालंबन क्या होता है? धृति, धृति, स्वालंबन आपके अनुसार क्या है बेटा? इस शब्द से क्या तात्पर्य है? धृति अनम्यूट करो बेटा। तन्वी इसके बाद आप बोलेंगे। तन्वी आप बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए, धृति को नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए बच्चे। What is the question? स्वालंबन से क्या तात्पर्य है? स्वालंबन से क्या तात्पर्य है? मैम कैन यू हियर मी? यस बेटा धृति बोलिए। मैम आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, जरा मुझे आप अपने से संबंधित ये बताइए, आत्मसम्मान से आप क्या समझती हैं? आपके अनुसार आत्मसम्मान क्या होगा? तनैस मैम इंडिपेंडेंट। मैंने, आपने तो मुझे शब्द बता दिया ना, आपके अनुसार स्वावलंबन या फिर आपकी आजादी से आपका क्या तात्पर्य है? कौन बता सकता है इसे? वानी, वानी बताइए बेटा, वानी जैन। आजादी का मतलब है कि जो हम चाहे वो कर सकते हैं। जो हम चाहे वो कर सकते हैं। और स्वावलंबन, मैम कोई हमें रोकने वाला भी नहीं है। वेरी नाइस, सेल्फ सपोर्टिंग। ठीक है ठीक है। हम अपने पर निर्भर है, हम अपने पर निर्भर है। तो क्या अगर हम अपने पर निर्भर हैं तो क्या हम किसी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? अगर हम अपने पर निर्भर हैं तो क्या हम किसी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न, उठा सकते हैं? यस मैम, हाँ, यस मैम। उठा सकते हैं अगर जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अगर जिम्मेदारी हमने उठा ली है, आपने मान लिया कि मैं अपने पर निर्भर था, मैंने जिम्मेदारी उठाई, तो क्या हम इसे निभा पाएंगे? अगला प्रश्न दिमाग में क्या पूछेगा? क्या हम इसे निभा पाएंगे? चलो आपने मैम निभा लिया, पाएंगे। ठीक है, निभा लिया। क्यों निभा पाओगे आप? क्या कारण है निभाने का? ऐसा क्या करोगे निभाने के लिए? क्योंकि हम आत्मनिर्भर है, हमारी आत्मा कहती है कि हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए डटकर मुकाबला करने पर, ठीक है। कठपुतली कविता भी एक कठपुतली है जिसे क्या है, दूसरों के हाथों से नचाया जाता है, ठीक है। वो नाचना नहीं चाहती है, उसका हृदय कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है। जब उसने ये मुद्दा उठाया तो बहुत सारी कठपुतलियों ने देखा, अरे ये तो हमारी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है, ठीक है। तो उन्होंने उससे निवेदन किया कि तुम हमें क्या करो, आजाद करो। अब आजादी की बात आई तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई, अरे ये तो बहुत सारी कठपुतलियां हैं, क्या मैं अगर जिम्मेदारी इनकी लेती हूँ, क्या मैं उसे सही ढंग से निभा पाऊंगी या नहीं? आपने अपने माता पिता से एक प्रॉमिस किया, ठीक है, एक वादा किया कि अब से मैं इस कार्य को खुद से करूंगा। फिर क्या हुई, बड़ी सारी कठिनाइयां आई कि अब कैसे करूं मैं, ठीक है, क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं? आप सोच में डूब गए, ठीक है, घबराए भी, ठीक है। घबराने के बाद आपने हिम्मत जुटाई कि मैं इसे करूंगा कैसे। हिम्मत जुटाने के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग की, ये तो जरूरी है। तो कठपुतली ने भी तो कोई प्लानिंग करी होगी, योजना बनाई होगी, जिसकी वजह से वो जीत सके, या दूसरी चीजों के बारे में या दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सके। तो यही तो कठपुतली कविता है कि अगर जिम्मेदारी उठा ली है तो क्या हमें उसकी योजना बनानी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर योजना बन चुकी है, क्या उस पर हमें अमल करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये क्वेश्चन जुड़े हुए हैं ना, हाँ या ना? यस मैम। तो आप Yes, अपनी ma'am. कविता को या आप अपने पाठ को कितनी गहराई से समझते हो, यही तो पाठ का गुरु मंत्र कहलाता है। दादी माँ का गुरु मंत्र क्या है? सामाजिक मुद्दों को आपके समक्ष रखना। वो दो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे हैं। वो मुद्दे कौन कौन से? पहला, कि हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो हमें धोखा दे सकते हैं। किसी भी इंसान में
बिना सोचे समझे हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, चाहे वो हमारे क्या हो, मित्र ही क्यों ना हो। चेष्टा, बहुत हंसी आ रही है, चेष्टा। सबसे पहला गुरु मंत्र है दादी माँ पाठ का, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। सामाजिक मुद्दों पर बात की गई है और सबसे पहला सामाजिक मुद्दा क्या है कि हमें बिना सोचे समझे अपने मित्र नहीं बनाने चाहिए। अगर मित्र हम बनाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए क्या वो हमारी कठिन परिस्थिति में साथ देंगे या नहीं, साथ देंगे या नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलूं, दूसरा बिंदु बोलूं बेटा जी? थम्स दिखा दीजिए मुझे। मैम एक बार और रिपीट करना लास्ट वाला। बेटा, अगर हमने मित्र बनाए हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वह हमारी कठिन परिस्थिति में हमारा साथ देंगे या नहीं, कठिन परिस्थिति में साथ देते हैं या नहीं। अब दूसरा मुद्दा है, लेखक ने अपने व्यवहार का वर्णन किया है, लेखक ने अपने व्यवहार का वर्णन किया है ताकि वह आपको यह बता सके कि किस तरीके से मित्र हमारे व्यवहार का मजाक उड़ाते हैं, हमें नहीं समझते हैं। ठीक है, यहां लिख लो तो बेटा थम्स दिखा देना। मैम मैं वर्ड पे लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा छोटा करके उसको लिख सकते हो, इतना पूरा वाक्य मत लिखो, छोटे उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारे व्यवहार के बारे में बताया गया तो यह भी बताया गया कि कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने मत दिखाओ, कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने हमें प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम समाज के सामने मजाक का पात्र बनकर रह जाते। हमारी कमजोरी को हमारे करीबी ही समझ सकते हैं, ये लिखिए, हमारी कमजोरी को हमारे करीबी ही समझ सकते हैं। जैसे लेखक को दादी माँ समझती थी, जैसे लेखक को दादी माँ समझती थी। ठीक ठीक, अगर कुछ पॉइंट्स रह भी जाए तो क्लास के आफ्टर क्लास आप मेरी बातों को रिकॉल करना, उसको लिख लीजिए। ठीक है, और मैं ईआरपी में भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगी। ठीक है ना, मेरे भरोसे मत रहना कि मैं ईआरपी में आपको उपलब्ध कराऊंगी तो तभी आपको लिखना है चीजें, आप लोगों को खुद से भी लिखना सीखना है अब। ठीक है ना, और लिखते भी आप सारे। आगे बढ़े। हमें अपनी कमजोरी को किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ताकि समाज हमारा क्या है, मजाक ना उड़ा सके। ठीक है, यहां समझ आ गया। यहां पर इस पाठ में बहुत सारे महीनों का भी वर्णन किया गया। तो आपके बचपन में, या अभी भी आपका बचपन ही है, तो इस समय आपके बचपन में, सुंदर बचपन में आपको कौन सा महीना पसंद है, उसका वर्णन भी तो पूछा जा सकता है। यस मैम। ठीक है, आप क्वार के महीने को छोड़कर दूसरा महीना लिखेंगे। और अगर क्वार का महीना भी आपको पसंद है तो क्यों, सिर्फ इतनी सी खासियत नहीं है, क्वार के महीने की बहुत सारी खासियत है और मैंने आपको नोट्स में भी उपलब्ध करवाई थी। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पूरी डिटेल लिखी थी क्वार के महीने की, इसमें होता क्या है, क्या नहीं होता है, किस समय ये आता है, तो आपको पता होना चाहिए। और उस महीने की क्या खासियत होती है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां उस समय उगती हैं, कौन से पौधे उगाए जाते हैं, यह आपका एसएसटी से रिलेटेड है। आप लोग भी तो पढ़ते हो, जब आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हो कि ये क्रॉप्स किस समय उगाई जाती है, कब काटी जाती हैं, हाँ या ना, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, अब इसके बाद है दादी माँ दयालु स्वभाव के साथ साथ, दादी माँ दयालु स्वभाव के साथ साथ सबका ख्याल रखने का भाव व्यक्त करती हैं, सबका ख्याल रखने का भाव व्यक्त करती हैं। दादी माँ सबका ख्याल रखने का भाव व्यक्त करती जा हैं। रहे हो पुलिस स्टेशन? ठीक है, जा रहे हो पुलिस स्टेशन? आगे बढ़ूं। पुलिस स्टेशन
थम्स दिखा दीजिए बच्चे, फिर मुझे पता नहीं चलेगा ना आपने लिख लिया है नहीं लिख लिया। अपने हैंड्स के थम्स दिखा दो, इतनी देर लगती है डिजिटल में। ठीक है, अब है आगे। अब जब दादी माँ 12:30 बजे सबका तक ख्याल रखती हैं तो दादी माँ के सौंदर्य का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब वो नहा के आती है तो लेखक सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं और वो बड़ी खूबसूरती से किया गया है, उसमें कोई अश्लीलता या कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया मेरी दादी कैसे दिखती हैं। ठीक है, तो वहां पर लिख लीजिए दादी माँ के सौंदर्य का वर्णन, दादी माँ के सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, आगे है दादी माँ के सौंदर्य के साथ साथ हमें इस पाठ में यह भी बताया गया है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसका ख्याल, उसके स्वास्थ्य का ख्याल या साफ सफाई का ख्याल कैसे रखा जाता है। तो साफ सफाई और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का वर्णन, स्वास्थ्य का वर्णन, साफ सफाई और स्वास्थ्य का वर्णन। अब मैं यहीं पर रोकूंगी, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। यहां पर एक आखिरी आपका बिंदु है कि कर्ज की बात की गई है। तो दादी माँ ने लेखक को या लेखक के पिताजी को यह बात समझाई थी कि कर्ज लेना तो क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, आपने कर्ज ले लिया अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, और समाज को दिखाने के लिए, सामाजिक मुद्दा ही तो है, समाज को दिखाने के लिए हम किसी भी हद तक क्या है गुजर जाते हैं, पर बड़ों की बात नहीं मानते। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? हाँ या ना पे जवाब देना। क्या हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? हाँ। दूसरी बात, ठीक है, ठीक हाँ है, मैम। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में जाकर हमें क्या होता है, पछताना पड़ता है। ठीक है ना, इसी चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया। लेखक के पिताजी पछताए और दादी माँ ने जो चीजें सहेज कर रखी थी उस चीजों को भी दादी माँ को कठिन समय में लेखक के पिताजी को देना पड़ा। तो दादी माँ ने लेखक के पिताजी को समझाया भी था कि बड़े बुजुर्ग धन संपत्ति को सहेज कर रखते थे ताकि कठिन समय में वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई जब माता पिता ने आपको समझाया और आपने बात नहीं मानी? तो उस घटना का वर्णन कीजिए। अब मैं आ रही हूं, मेरे पास 9-10 मिनट है। सबसे मुख्य मुद्दा है क्या, आप लोगों ने पेपर किस तरीके से करना है। ठीक है, अब आपने देखा मैंने पाठ में से जो महत्वपूर्ण चीजें थे वो उठाई, मैंने डायलॉग्स नहीं उठाए, कुछ भी नहीं उठाया। ठीक है, यानी तो मैंने पाठ भी नहीं पढ़ा। आपने कठपुतली पाठ भी ऐसे ही, ग्रामर का भी ऐसे ही, और आप लोगों का महाभारत का भी इसी तरीके से। केस स्टडी का एक उदाहरण आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ। ओटीबीए, अब मुझे आप लगता है कि आप लोगों को समझ आ चुका है। ओटीबीए में जैसे मैंने एक गद्यांश आपको दे दिया, गद्यांश में से मैंने पूछ लिया कि आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पूछ लिए। जैसे एक शब्द दे दिया, बोला इसका वर्ण विच्छेद करो। ठीक है, इसमें कौन से स्वर आए हैं और अगर व्यंजन आया है तो व्यंजन, ये व्यंजन कौन से भेद के अंतर्गत आता है व्यंजन के। ठीक है, तो ये डीप नॉलेज होगी ना आप लोगों की, जिसको याद होगा वही लिख पाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपने करना है। समझ आया? जैसे विराम चिन्ह मैंने पूछ लिए कि जैसे मैंने पूरा पैराग्राफ दे दिया और उसमें कहीं पर भी विराम चिन्ह नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाया, और आप लोगों को बोल दिया कि अब विराम चिन्ह का नाम भी लिखोगे और विराम चिन्ह भी वहां पर क्या करोगे, लगाओगे विराम चिन्ह के साथ। या मैंने विराम चिन्ह वहां पर लगा दिया और वहां सर्कल कर दिए और बोला कि इस विराम चिन्ह का वर्णन कीजिए और ये कहां कहां पर लगता है। ये आपका क्या है, ओटीबी है। जैसे मैं मिठाई वाले पार्ट में आप लोगों को बोलती हूँ ना, मिठाई वाला पार्ट हो या हर पार्ट में बोलती हूँ कि आपने व्याकरण में जो भी पढ़ा है उसमें से शब्द छांटकर सूची बनाइए। तो आप लोगों ने तत्सम, तद्भव, मुहावरे उन सबकी सूची बनाई थी, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बात समझ आइए? तो आप इन चीजों पर ध्यान दोगे और घबराना नहीं है, बहुत आसान पूछा जाएगा, मुश्किल नहीं। अब मैं आपके सामने केस स्टडी का एक केस पढ़ रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपके किस पार्ट से संबंधित है कि आप अपने भाव उस पर व्यक्त कर सके। ध्यान से सुनिएगा। राजेश बाबू ने काम के लिए कर्ज लिया पर चुकाने के समय अपनी परिस्थितियों के लिए रोने लगा। बड़ों के सामने, बड़ों के समझाने पर भी स्थिति को सुधार नहीं
पाया। ठीक है, आपने राजेश बाबू के बारे में जाना कि उसने कर्ज लिया था, परिस्थितियां ऐसी थी कि वो क्या है, उसने देखकर रोने लगा। क्यों क्यों रोने लगा होगा, बता सकते कोई भी? क्योंकि वो क्योंकि इतना क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे कर्ज चुकाने के। ठीक है, बड़ों के समझाने पर भी स्थिति को सुधार नहीं सका। कर्ज लेने के बाद भी वो क्या करता था, दूसरों से क्या करता था, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए और भी क्या लेता था, कर्ज लिया करता था। ठीक है, जिसकी वजह से कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अगर जब समझ चुके हो इस केस स्टडी को, तो मेरा प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी स्थिति में राजेश बाबू कहाँ तक सही है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब आप अपना तर्क लगाएंगे। अगर तुम इसे कह रहे हो कि ये सही है भाई, कर्ज लिया भाई, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है कर्ज लेने में। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कर्ज लेने में क्या दिक्कत है। ठीक है, हमारे माता पिता में से कोई होता है, कोई बात नहीं कर्ज ले लेते हैं, बाद में चुका लेंगे। वो बात करते 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 कर्ज बढ़ता रहता है या ना। ठीक है ना, जो हम करते हैं अपने जीवन से संबंधित है। तो अगर वो सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, बड़ों की बातें समझदारी का भाव क्यों व्यक्त करती हैं। जो बड़े बात कहते हैं वो समझदारी क्यों व्यक्त करती हैं, ऐसा क्या हो जाता है भाई? मैम क्योंकि बड़े लोग एक्सपीरियंस होते हैं मैम, क्योंकि अनुभव होता है मैम, वो एक्सपीरियंस होते हैं। उन लोगों ने ये चीज पहले देखी हुई है। हाँ बिल्कुल सही, हम अपने अनुभवों से ही तो सीखते हैं, तभी तो हम मैम क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज सफर कर रखी है इसीलिए। ठीक है, और अच्छा वो चाहते नहीं कि और फंसे। हाँ बिल्कुल सही। जब आप बच्चे हो ना, तो आप कुछ चीजों का अनुभव करते हो। ठीक है, उन अनुभवों से ही आगे बढ़ते जाते हो कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। अगर मैंने ये गलती करी ना, तो जैसे मेरे साथ पहले हुआ था ना, वैसे अब हो जाएगा। तो अपने जीवन से जोड़ सकते हो ना इसको, हाँ है ना। ये तो केस स्टडी है, एसएसटी और साइंस में भी ऐसी आता है और हर सब्जेक्ट में ऐसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य को कठिन परिस्थितियों का अनुमान पहले ही हो जाता है। तो क्यों होता है बताओ जरा, हमें अपनी कठिन परिस्थितियों का अनुमान कैसे हो जाता है? ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि कठिन परिस्थितियों का अनुमान हो जाता है हमें? मैम जब हमें लगता है, जब हम कोई गलती कर दें, जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारा हृदय हमें बार बार कहता है कि तुम क्या हो, गलत हो। क्या हो तुम, गलत हो। हाँ या ना। और फिर भी हम गलती करते हैं, फिर भी हम गलती करते हैं, क्यों करते हैं भाई? अब बात समझ आई केस स्टडी क्या होती है? मैम क्योंकि तब हमें पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। मैम हमें लग रहा होता है कि तब हम सही कर रहे हैं। क्या लेखक के पिताजी को पता था कि मैं गलत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूँ? हाँ पता था, फिर भी गलती कर रहे थे। हाँ पता था उनको, फिर भी गलती कर रहे थे। दादी माँ ने उन्हें आगाह किया था, ऐसा मत करो, दादाजी भी नहीं है। और उन्हें अतः संपत्ति क्या कर दी, खर्च कर दी। फिर कर्ज भी लिया, कर्ज के साथ और कर्ज लिया, और वो कर्ज में ही डूबते रहे। फिर रोने लगे और दादी माँ ने अपने कंगन देकर उनकी परेशानियों को दूर किया। तो काम कौन आया यहाँ पर, बड़े ही तो काम आए। अब बात समझ आई कैसे पढ़ना है आप लोगों ने अब से? ठीक है, अब अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो मूल्य परक होते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित है, पर घुमा के कैसे, ध्यान से सुनना। मैंने महाभारत का एक क्वेश्चन उठाया, ध्यान से सुनना। भवन का निर्माण क्या मनुष्य के स्वभाव या व्यवहार का निर्माण भी करता है? मैंने एक भवन का निर्माण किया, ठीक है, युधिष्ठिर ने एक भवन का निर्माण किया था। क्या यहाँ पर ऐसे पात्र थे जिनके व्यवहार का भी निर्माण हुआ? क्या युधिष्ठिर के व्यवहार में कोई बदलाव आया या नहीं आया? अनन्या कुछ कहना चाहोगे बच्चे? मैम नो, नहीं आया। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, भवन का निर्माण क्या मनुष्य के स्वभाव या व्यवहार का निर्माण भी करता है? अगर हाँ, अगर तुम सही हो इस पे, तो उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। मैम नहीं, नहीं मैम नहीं करता है। और अगर करता है, देखो युधिष्ठिर के केस में बोला जाए, ठीक है, अगर युधिष्ठिर के संदर्भ में बोला जाए तो ठीक है, नहीं करता है, ठीक है। पर अगर दुर्योधन जरासंध के संदर्भ में कहा जाए तो करता है। अर्नवी लेटे मत, करता है, लेटे मत बेटा क्लास के अंदर, सीधे बैठ जाइए। अर्नवी,
ये भी नहीं सुन रही है। मैम आर्नवी ने चैट में लिखा हुआ है योर वॉइस इज नॉट कमिंग। वो लेटी हुई है तो सुनाई कैसे देगा? ध्यान रखिएगा अपना, और ध्यान से आप लोगों ने अपने पाठ थैंक यू मैम। सरसरी नजर नहीं दोहरानी है उसमें कि बस पढ़ लिया बस हो गया। जैसे मैम हमने अभी नेक्स्ट क्लास के लिए अभी 3 मिनट्स है। अरे स्टार्ट। ठीक है, फिर मैं आपको और भी कुछ चीजें बता देती हूँ। एक और प्रश्न आपके सामने रखा, बेटा म्यूट कर लीजिए जिसकी भी घर से आवाज आ रही है। अब एक अगला प्रश्न है आपके सब्जेक्टिव टाइप से ही है। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ कांप रहा है, ठीक है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह पंक्ति किस भाव और स्थितियों को प्रकट करती है? अपने विचार लिखिए। ये किस भाव को प्रकट करिए? उनका हाथ क्यों कांप रहा था?